अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रोजेक्ट एक्सपेंस बजट ट्रैकर की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने पहले इसको रन करके सारा चेक किया होगा, आप इससे काफ़ी फेमिलियर भी होंगे। आज हम इसकी कोडिंग पे ही बात करेंगे और जो क्वेश्चन थे आपके उन पे भी हम बात करेंगे। जो आपको चार्ट की समझ नहीं आ रही थी वो भी हम आज देखेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक्लिप्स ओपन किया हुआ है और मैंने अपना जो वर्चुअल डिवाइस है वो भी मैंने अपनी लोड की हुई है ऑलरेडी, क्योंकि इस पर टाइम लगता है। मैंने इसको ऑलरेडी ये लोड किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके तो रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन करता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन इस वर्चुअल डिवाइस में रन हो जाएगी। जो ये रन होगी तो यहाँ पे ये यूज़र लॉगिन मांग रहा है। अगर आपके पास यूज़र लॉगिन आपके पास आपने पहले किया हुआ है साइन अप, तो फिर तो आपको साइन अप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने साइन अप किया हुआ है तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, अब्दुल। और ठीक है, तो ये इस तरह जब लॉगिन हो जाएगा तो फिर आपके पास ये 4 टाइप के बटन्स आपको नज़र आएंगे। ये चारों बटन्स हैं, ठीक है। इनमें से जिस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे उसका रेलिवेंट जो मेथड होगा वो कॉल होगा, और उसके बाद उस मेथड में हमने एक्टिविटी एक कॉल की होगी, एक लेआउट उसको दी होगी, जिससे वो लेआउट हमारे सामने या वो पेज या वो एक्टिविटी हमारे सामने है। जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऐड बटन की जो एक्टिविटी है वो हमारे सामने आती है, और ऐड बटन पे जो आपको डिटेल नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं। और आपने इसको देखा भी होगा और काफ़ी डिटेल में इसको आपने यूज़ भी किया होगा। इसी तरह ऐड एक्सपेंस है, तो इसमें भी जितने भी आपको 4 बटन हैं, 4 इसकी कैटेगरीज हैं, वो चारों आपको नज़र आ रही हैं। तो जिस कैटेगरी पे आप बटन पे क्लिक करेंगे उसकी ही कैटेगरी जो है एक्सपेंस की, वो मेन कैटेगरी शो होगी आपको। जिस तरह एक्सपेंस कैटेगरी आपको मेन जो है वो होम एक्सपेंस नज़र आ रही है, और इसके साथ आपको एक्सपेंस अमाउंट डिटेल और उसकी एक्सपेंस डेट जो है वो आपको डालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप एक्सपेंस अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने मैं वैसे एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, वैसे आपने इसको काफ़ी डिटेल में आई थिंक आपने यूज़ किया होगा इसको, तो इसलिए इस पे मैं इतनी डिटेल में बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद बजट स्टेटस है, तो इसमें हमारे पास ग्राफ है। एक तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी है, दूसरा हमारे पास यूज्ड कितनी है, मतलब हमारा जो बजट था टोटल उसमें से कितनी अमाउंट यूज़ हो गई है और उसमें से कितनी अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है। और ये आपको परसेंटेज दिखाएगी, 40% यूज़ हो गई है और 60% अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर बैक चलते हैं और उसके बाद एक्सपेंस स्टेटस में हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 कैटेगरीज जो एक्सपेंस की है, उन हर कैटेगरी का जो एक्सपेंस परसेंटेज है वो आपको नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग पे 34.6% हमने यूज़ किया है, एजुकेशन पे 28.8%, और फिर इसके बाद होम एक्सपेंसेस जो है उस पर 13.5%, और इसी तरह मिसलिनियस जो है वो 23.1% हमने एक्सपेंस किए हैं। और टोटल जो सेविंग है हमारी वो 78,000 हमने सेव किए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये इस तरह ये ग्राफ भी आपको शो होते हैं। तो अब हम इन पे बारी बारी डिटेल में बात करते हैं कि ये कैसे हमने जो एक्टिविटीज़ हैं वो बनाई हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, और उसमें कोड हमने क्या यूज़ किया है, और उसके बाद ये ग्राफ कैसे आपको शो हो रहे हैं। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं एक्लिप्स में। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को खोलेंगे तो आपको जो मेन जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो एक तो SRC फोल्डर है और दूसरा RES फोल्डर है। ठीक है, SRC और RES। SRC फोल्डर में आपके पास जो एक पैकेज होगा ये वाला, ठीक है। इस पैकेज के अंदर आपको जावा की जो फाइल्स हैं, ये हमारी एक्टिविटी फाइल्स हैं, इनको हम एक्टिविटी फाइल्स कहते हैं। ठीक है, या इनको क्लास फाइल्स भी कहते हैं, और ये जावा की फाइल्स हैं, इनकी एक्सटेंशन डॉट जावा होती है। ठीक है, तो इस पैकेज के अंदर हमारे पास जावा फाइल्स होती हैं, और उसके बाद ये RES का जो फोल्डर है इसके अंदर लेआउट का एक फोल्डर है। इस लेआउट के फोल्डर के अंदर हमारी लेआउट्स होती हैं, मतलब हमारी जो पेजेस जो हमें नज़र आ रहे होते हैं वो पेजेस हमने यहाँ पे बनाए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम
प्रोजेक्ट अपना लोड करते हैं, रन करते हैं, तो सबसे पहले हमें लॉगिन का जो पेज है या लॉगिन की जो एक्टिविटी है वो नज़र आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी लॉगिन की एक्टिविटी कैसी है, वो भी सेम ऐसे ही होगी, क्योंकि जो यहाँ पे हमने बनाई है लॉगिन की एक्टिविटी वही हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन की एक्टिविटी लोड की, अभी जस्ट इसको लोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम इसका वेट करते हैं। तो इस तरह ये हमारी जो एक्टिविटी क्लास फाइल एक्टिविटी है वो लोड हो गई, ठीक है। इसको आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से जूम टू फिट भी कर सकते हैं, जितनी आपकी व्यू है उसके अकॉर्डिंग वो अपना जूम कर लेगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमने एक अदद टेक्स्ट व्यू डाला है जिसके ऊपर हमने लेबल डाला हुआ है यूज़र लॉगिन के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है जिसका नाम हमने रखा है uname_login, और इसी तरह फिर हमारे पास ये एक एडिट टेक्स्ट है जिसका हमने नाम रखा है password_login, मतलब लॉगिन के अंदर हमारा ये पासवर्ड का फील्ड है। फिर एक ये बटन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये एक टेक्स्ट व्यू है जिस पे और लिखा हुआ है हमने, और एक ये टेक्स्ट व्यू है जिस पे हमने क्लिक हेयर टू साइन अप लिखा हुआ है। तो और इस पे जब क्लिक करते हैं तो हम साइन अप की जो एक्टिविटी है हमारे पास उस पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास साइन अप या रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है। तो जब हम उस जो हमारे पास लिंक है साइन अप का उस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिविटी हमारे सामने आती है। तो जब हम इसको जो सारी इसके फील्ड हैं वो फिल करके साइन अप करते हैं तो हमारा जो यूज़र है वो उसका डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है और हमारा जो यूज़र है वो साइन अप हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो लॉगिन की एक्टिविटी है उसका कोड कहाँ है, ठीक है। तो कोड के लिए हम अपने src फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से क्लास फाइल होगी, वो हम ओपन करते हैं। तो इसको हमने ओपन किया, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसका आपको कोड नज़र आएगा। इसके कोड में दो मेथड हमें नज़र आएंगे। एक मेथड आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फंक्शन है, लॉगिन बटन का फंक्शन है, और दूसरा क्रिएट डेटाबेस का फंक्शन है, ठीक है। और एक और है यहाँ पे गो टू रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है। ये तीन बटन है, सॉरी तीन ये फंक्शन हैं, और एक बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन जो क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली, जो फर्स्ट टाइम जब हम इसको कोड इसका देखते हैं तो ये ऑन क्रिएट का फंक्शन इसका क्रिएट होता है, और इसमें हमने ये तीन लाइनें हम यहाँ पे खुद हमने लिखी हैं। आपको मैं इसके बारे में स्टार्ट से ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने फिर भी तो ये क्वेश्चन करना है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। पहली लाइन पे आपको पैकेज का नेम आपको नज़र आएगा, ये पैकेज नेम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही सेम पैकेज नेम आपका यहाँ पे होता है। अगर ये पैकेज नेम नहीं आप ने लिखा होगा या ये ऑटोमेटिकली नहीं डला होगा तो ये आपके पास एरर आएगा। वैसे नॉर्मली आपको ये चीज़ें यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप नहीं डालते, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरीज़ हैं इसके एंड्रॉयड की कुछ, और ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं, और कुछ जो लाइब्रेरीज़ हैं इसकी जिस तरह विजेट की है, टोस्ट की है, और एडिट टेक्स्ट की है, और उसके बाद इंटेंट की है, कर्सर की है, एसक्यूएल डेटाबेस की है। तो ये हमने खुद इंपोर्ट की है ताकि हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकें यहाँ पे। तो ये लाइब्रेरीज इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो प्री डिफाइंड या बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए जो फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज़ कर सकें अपनी एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है अपनी क्लास फाइल का नेम, ठीक है। ये क्लास का नेम भी यही है हमारी लॉगिन एक्टिविटी, और हमारी क्लास फाइल का नेम भी यही है। जो फाइल का नेम होता है वही हमारी क्लास का नेम होता है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको पहले भी जो आपका टेस्ट फेज था उसमें भी बताया गया है कि एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है ये इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होते हैं। और इसके राइट साइड पे जो आपको एक्टिविटी लिखा नज़र आ रहा है, ये एक्टिविटी भी एक क्लास फाइल है, ठीक है, जो एंड्रॉयड ने हमें बना के दी हुई है, और इसको हम यूज़ करके जो एक्टिविटी के फंक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास फाइल के अंदर। तो इस तरह ये एक्टिविटी क्लास फाइल जो है ये हमारे पास पेरेंट क्लास हुई, और जो लॉगिन एक्टिविटी क्लास है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास हुई। तो ये लॉगिन एक्टिविटी क्लास हमारी क्लास है, और इसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए हमने ये एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड किया है, या इससे हमने फंक्शंस या बिहेवियर्स इसके इनहेरिट किए हैं। तो इनहेरिट कौन से फंक्शन होंगे जिनके ऊपर ये ओवरराइड लिखा हुआ होगा ना,
जिन फंक्शंस के ऊपर आपको ये ऐट ओवरराइड नज़र आएगा ग्रे कलर का, तो ये इसके नीचे जो फंक्शन लिखा होगा वो इस एक्टिविटी से या इस क्लास फाइल से हमने इनहेरिट किया है। ठीक है, ये हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो हमने एक डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम डीबी रखा है, और इसके साथ ही हमने एडिट टेक्स्ट के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक का नाम हमने यूज़र नेम और एक का नाम पासवर्ड हमने रखा है। फिर उसके बाद एक हमने डेटाबेस का नेम जो है उसका वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने रखा है डीबी अंडरस्कोर नेम, मतलब डेटाबेस का नेम हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जिसका नाम हमने रखा है, डेटाबेस का नाम हमारा डीबी अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसकी टाइप स्ट्रिंग हमने रखी है और इसको स्टैटिक और पब्लिक हमने कर दिया है। स्टैटिक हमने इसलिए किया ताकि हम इसको दूसरे पेजेस पे अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ पे इसको एक्सेस कर सके बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास का। ठीक है, अगर हम स्टैटिक नहीं करेंगे तो हमें ये जो एक लॉगिन एक्टिविटी है इसका इसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो तब जाके हम इस जो हमारा डीबी नेम है इसको एक्सेस कर सकेंगे। और पब्लिक हमने इसलिए किया ताकि हम दूसरी सब एक्टिविटीज़ में इसको, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी सब में हम इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जी ओवरराइड है, तो ओवरराइड मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्टिविटी क्लास फाइल से हमने इस फंक्शन को जो है इनहेरिट किया है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ है। और ये जो ऑन क्रिएट का फंक्शन है ये तब कॉल होता है जब हमारी एक्टिविटी रन होती है। ठीक है, जब हमारी ये लॉगिन एक्टिविटी जो है ये लोड होगी तो तब ये ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा, तो इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर ये जो दो लाइन ऑफ कोड हैं ये प्री डिफाइंड है, ये ऑटोमेटिकली बने आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं ये हमने खुद लिखी हैं। 2 लाइनें पहली आप देखें यहाँ पे यू नेम है और यहाँ पे पास है, तो ये यू नेम और पास हमने यहाँ पे ऊपर एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर किए हुए और इनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इनको यूज़ करने के लिए हमें जो फाइंड व्यू आईडी का जो फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ता है, और इस फंक्शन को हम एज ए पैरामीटर अपने एडिट टेक्स्ट का आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो इस एक्टिविटी पे आईडी होगा, मतलब एडिट टेक्स्ट का जो आईडी होगा वो हम फाइंड करवा के तो इस यू नेम को असाइन करवा रहे हैं। इसी तरह पासवर्ड का जो एडिट टेक्स्ट है उसका जो आईडी है वो हम फाइंड करवा के तो इस पास वाले वेरिएबल को हम असाइन करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये एक क्रिएट डेटाबेस का जो फंक्शन है उसको कॉल यहाँ पे किया हुआ है, और ये क्रिएट डेटाबेस का फंक्शन हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्रिएट डेटाबेस के फंक्शन में हम पहले देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया। यहाँ पे हमने 2 या 3 जो टेबल थे वो क्रिएट किए होंगे। यहाँ पे यूज़र टेबल है, फिर एक्सपेंस टेबल है और फिर यहाँ पे बजट टेबल है। ये 3 टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और ये जो बजट ये टेबल जो हमने क्रिएट किए इनमें हमने एसक्यूएल क्यूरीज यूज़ की हैं। तो इसके से पहले बजट जो टेबल्स हैं वो क्रिएट करने से पहले हमें डेटाबेस को ओपन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एक स्टेटमेंट लिखते हैं डीबी इक्वल्स, डीबी हमारे पास क्या है, डीबी हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, और इसको हम इंस्टेंस जो है डेटाबेस का एक पास कर रहे हैं, एक डेटाबेस का इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम क्रिएट कर रहे हैं ओपन आर क्रिएट डेटाबेस के फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ओपन आर क्रिएट डेटाबेस फंक्शन जो है ये इसका काम ये है कि अगर तो आपके पास ये डेटाबेस का आपका नेम है और ये इसका मोड प्राइवेट है और ये इसका कर्सर फैक्ट्री नल है, तो ये हमेशा ये 2 चीज़ें जो हैं ये ऐसी होती हैं, ये आप जब भी यूज़ करेंगे तो ये आपको डेटाबेस का नेम चेंज करना पड़ेगा जब आपने नया डेटाबेस कोई बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका जो डीबी नेम अब हमारे पास क्या है डीबी अंडरस्कोर एक्सपेंस, तो डीबी अंडरस्कोर एक्सपेंस के नेम से अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है तो फिर ये क्रिएट नहीं करेगा, फिर इसको जस्ट ओपन कर देगा। यहाँ पे आप इसका अगर सिंटैक्स देखें तो ओपन और क्रिएट डेटाबेस, इसके सिंटैक्स से इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, या तो ओपन करेगा डेटाबेस को या क्रिएट करेगा। तो ओपन कब करेगा, जब आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो ये फिर उसको क्रिएट नहीं करेगा, फिर आप इसको ये ओपन करेगा। और
क्रिएट कब करेगा, जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो ये क्रिएट करेगा, क्योंकि तब ये क्रिएटेड नहीं होगा तो ये ओपन नहीं कर सकता, ये इसको क्रिएट करेगा पहले फिर उसको ओपन कर देगा साथ ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, अगर क्रिएटेड था तो वो ओपन हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब हमने इसको रन किया तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट कर देगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने फिर इसके टेबल्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र टेबल की एक क्यूरी जो है वो इस वेरिएबल में डाल दी, और उस क्यूरी में हमने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करो इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये एक टेबल एक क्रिएट करे, और उस टेबल का नाम क्या होगा, यूज़र्स टेबल। और इसके जो कॉलम्स हैं वो भी हमने इसको बताए हैं कि पहला कॉलम जो इसका होगा वो उसका नाम रखे ये अंडरस्कोर आईडी, और उसकी टाइप इंटीजर होगी, और वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और उसको हमने एज ए प्राइमरी की सेट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो यूज़र नेम का होगा, और उसकी टाइप टेक्स्ट होगी। फिर पासवर्ड एक कॉलम होगा, उसकी टाइप भी टेक्स्ट होगी। फिर कॉन्टैक्ट और ईमेल, ये दो कॉलम्स भी होंगे और इनकी टाइप भी टेक्स्ट ही होगी। ठीक है, और इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट इस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। ये हमने अभी जस्ट सिंटेक्स लिखा है क्यूरी का, और उसको एक वेरिएबल यूज़र टेबल के नाम से जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, इसमें स्टोर कर दिया था। अब इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो तब जाके हमारा टेबल क्रिएट होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम db.exec SQL का फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस फंक्शन को हम ये क्यूरी जो हमने बनाई थी या जो क्यूरी हमने लिखी थी वो क्यूरी का वेरिएबल नेम जो है वो हम इसको पास कर देंगे, तो हमारा जो टेबल है यूज़र का वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हमने एक्सपेंस का टेबल भी क्रिएट किया। ठीक है, उसकी क्यूरी लिखी, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, और इसी तरह बजट का टेबल भी हमने क्रिएट किया, उसकी क्यूरी लिखी, और उसके बाद हमने उसका बजट का जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये इस तरह हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो रहा है। और जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास, जब आप यूज़र नेम में यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे, तो फिर लॉगिन के बटन पे प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, लॉगिन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑन क्लिक का जो इसका इवेंट है वहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया होगा। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो ये ऑन क्लिक का इवेंट है। तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक का जो इवेंट है वहाँ पे लॉगिन बटन और क्लिक जो फंक्शन का नेम है वो यहाँ पे इसको पास किया। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन हमारे पास कहाँ पे हमने क्रिएट किया, ये लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास फाइल में हमने इसको बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें ये लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है, ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। और इसके अंदर हमने लॉगिन का जो यूज़र लॉगिन का प्रोसीजर है वो सारा यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसी तरह एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्यूरी के नाम से क्रिएट किया, और इसके अंदर हमने अपनी क्यूरी जो है ना वो लिख दी। अब यहाँ पे क्यूरी हमने क्या लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल, यूजर्स के टेबल से सारा डेटा सेलेक्ट कर ले, वेयर यूजर नेम इक्वल्स यू नेम एंड पासवर्ड इक्वल्स पास। ठीक है, अब ये यू नेम और पास जो है हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट है, ये हमने ऊपर जो क्रिएट किए थे, इनको इनका एडिट टेक्स्ट के साथ इनके जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम है इसके साथ हम डॉट गेट टेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, यूज़र ने जो भी टाइप किया होगा, यूज़र नेम जो डाला होगा या पासवर्ड जो डाला होगा, वो हमें हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू। ठीक है, और उसको फिर हम इस पासवर्ड और यूज़र नेम के इक्वल उसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ करके। तो हमने हमारे पास यहाँ पे क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स टेबल, यूज़र्स के टेबल से वो सारा डेटा सेलेक्ट करो जिनका यूज़र नेम उस यूज़र नेम के इक्वल हो जो यूज़र ने वहाँ पे एक्टिविटी में डाला है, और पासवर्ड उस पासवर्ड के इक्वल हो जो यूज़र नेम ने वहाँ पे पासवर्ड दिया है। तो अगर तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम डेटाबेस में अवेलेबल पासवर्ड और यूज़र नेम के साथ मैच करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, डेटाबेस जो यूज़र है उसको लॉगिन करवा देगा। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, कर्सर एक हमने डिफाइन किया, कर्सर सी इक्वल्स db.raw क्यूरी।
तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने सिलेक्ट क्यूरी यूज़ करनी है तो उसके साथ आपने रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करना है, और रा क्यूरी के फंक्शन के साथ आप उसका जो डेटा रिजल्ट में आएगा उसको आपने एक कर्सर में स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिलेक्ट क्यूरी के अलावा अपडेट, डिलीट और इंसर्ट की क्यूरीज हैं, ये तीनों क्यूरीज के साथ आप एग्जैक्ट एसक्यूएल का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जैक्ट एसक्यूएल का फंक्शन यूज़ किया है अपने पास जब हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है, ठीक है। सिर्फ सेलेक्ट क्यूरी के अंदर आप रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे, अदरवाइज कोई भी आप क्यूरी यूज़ करेंगे सेलेक्ट की क्यूरी के अलावा तो उसके साथ आप एग्जैक्ट एसक्यूएल EXEC एसक्यूएल का फंक्शन आप यूज़ करेंगे और उसको आप क्यूरी पास कर देंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम क्यूरी पास करेंगे और उसको जो सिलेक्शन कॉलम्स हैं वो हम नल पास कर देंगे, क्योंकि सिलेक्शन कॉलम्स हमने यहाँ पे सारे दे दिए हैं, तो यहाँ पे हमें नल ही देना होगा। तो यहाँ पे हमने क्यूरी का जो वेरिएबल नेम है जिसमें हमने क्यूरी स्टोर करवाई है वो वेरिएबल हम यहाँ पे इसको पास करवा देंगे, और उसके बाद इस डेटा का इस फंक्शन से जो रिजल्ट हमें आएगा वो हम एक सी कर्सर टाइप सी जो ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर करवा देंगे। फिर हम ये जो कर्सर है ये इसको आप कंफ्यूज ना हो, ये कर्सर आप समझो कि एक लॉजिकल टेबल है, ठीक है। हमने एक कच्ची पेंसिल से टेबल बनाया और उसमें जो डेटा आया उसमें हमने इस कर्सर टाइप के टेबल में हमने डाल दिया। अब जब हम इसमें से डेटा एक्सेस कर लेंगे तो उसके बाद हम इस टेबल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आप समझो कि ये एक किस्म का टेबल ही है, ठीक है। और इस टेबल से डेटा गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ सी डॉट गेट काउंट ग्रेटर देन 0। गेट काउंट का मतलब है कि ये इसकी रोज को काउंट करेगा, अगर तो इसमें जो रोज है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से ज्यादा रोज हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि उसमें डेटा कुछ अवेलेबल है। जब डेटा अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि यूजर ने जो लॉगिन किया है वो ठीक किया है, ठीक है। जब डेटा अवेलेबल है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम एक इंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इंटेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि इंटेंट हम तब यूज करते हैं जब हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे ट्रांसफर करना हो या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना हो तो हम इंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंट और उसका ऑब्जेक्ट नेम हमने आई यूज किया और न्यू इंटेंट, और इसको हमने दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक इसको कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट हमने दिस रखा और दिस मीन इस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद मेन एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी पे हमने मूव करना है उस एक्टिविटी का नेम हम देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी आप यहाँ पे देंगे, ये वाली एक्टिविटी, वो आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी का नेम लिखना होगा, मेन एक्टिविटी, और उसके साथ डॉट क्लास आप लिखेंगे तो आप का ये इंटेंट का जो कंस्ट्रक्टर है इसके पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपने स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन एक कॉल करना है और उस फंक्शन को आपने ये वाला इंटेंट आई जो है ये पास कर देना है यहाँ पे। जब आप ये इंटेंट इसको पास कर देंगे तो फिर क्या होगा, जब स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर, क्योंकि आपने इसको ये वाला इंटेंट पास किया हुआ, तो इस इंटेंट को आपने जो एक्टिविटी का नेम दिया होगा उस एक्टिविटी पे फिर ये हमारा जो यूजर है वो चला जाएगा। फिर उसके बाद दिस डॉट फिनिश का फंक्शन हमने कॉल किया। दिस डॉट फिनिश का मतलब ये है कि ये जो हमारी एक्टिविटी है इसको वो बैकग्राउंड से फिनिश कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। और अगर उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड मतलब ठीक उसने नहीं डाले यूजर ने, तो फिर इसमें गेट काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, वो 0 ही होगा। जब वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो इफ स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड हो जाएगी और एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स में फिर हमने टोस्ट मैसेज एक शो करवाया, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, और यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट और फिर इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, और उसकी आगे हमने लेंथ रखी है शॉर्ट, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो शो होगा, और डॉट शो का फंक्शन हम कॉल करेंगे तो ये टोस्ट मैसेज हमारा शो हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो यूजर है वो लॉगिन करेगा।
उसके बाद लास्ट पे अगर आप देखें तो पब्लिक वॉइड गो टू रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमने ये एक फंक्शन भी कॉल किया हुआ है और सॉरी क्रिएट किया हुआ, तो इसमें हमने वही इंटेंट ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इंटेंट को हमने यहाँ पे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी जब यूज़र जो है ये फंक्शन कॉल करे तो वो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे चला जाए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे कैसे जाएगा, यहाँ पे हम उसको रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी का नेम दे देंगे। जस्ट उसी कोड को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका जो एक्टिविटी का नेम है ये हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी और दिस स्टार्ट फिनिश। तो इससे क्या होगा कि ये आपके पास ये लास्ट पे आप अगर देखें क्लिक हेयर टू साइन अप, तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो इसके ऑन क्लिक के इवेंट पे हमने देखो गो टू रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी का मेथड इसको पास किया हुआ है, इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही जो मेथड है, यही मेथड यहाँ से कॉपी करके मैंने उधर उसको पास किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने से आप रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी पे मूव कर जाएंगे। तो इस तरह ये आपकी जो लॉगिन की एक्टिविटी थी ये काम कर रही थी। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी कैसे काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी का हम कोड खोलते हैं और यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी भी खोल लेते हैं जो उसकी लेआउट है। तो यहाँ पे ये इसके टेक्स्ट फील्ड्स हैं और उसके बाद ये साइन अप का बटन है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप अगर देखें तो ये एक टेक्स्ट व्यू है क्लिक हेयर टू लॉगिन वाला, जिस तरह हमने लिखा हुआ था वहाँ पे बनाया था क्लिक हेयर टू साइन अप का, उसी तरह हमने यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन का बनाया। अगर एक बंदा साइन अप कर लेता है तो फिर वो इस पे क्लिक करके तो लॉगिन एक्टिविटी पे चला जाए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। तो इसमें भी हमने सबसे पहले एसक्यूएल डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऊपर जितना भी कोड है ये सब एक्टिविटीज़ का अब सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जस्ट इसकी जो क्लास नेम है उसके अलावा बाकी कुछ चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूज़र रजिस्टर कैसे हो रहा है। ये तो बात होगी उस लिंक की जो आपको लॉगिन एक्टिविटी पे लेके जा रहा है। अब इसमें यहाँ पे आप देख लो पहले कि डेटाबेस का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसी तरह फिर हमने एडिट टेक्स्ट के जो है यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कॉन्टैक्ट और ईमेल, इनके ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस को ओपन किया है। डेटाबेस को ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, ओपन आर क्रिएट डेटाबेस का फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम देना है। यहाँ पे या तो आपको डेटाबेस का नेम ज़ुबानी याद हो तो आप यहाँ पे उसका नेम डबल कोट्स में डाल दो। अगर आपको उसका नेम याद नहीं है तो फिर क्योंकि हमने वहाँ पे उसका एक जो है ना वेरिएबल क्रिएट किया था नेम का डेटाबेस के, तो आप वो डेटाबेस का जो नेम है वहाँ से एक्सेस कर लो। कहाँ पे हमने किया था, लॉगिन एक्टिविटी पे। तो आप लॉगिन एक्टिविटी का नाम लिखोगे और डॉट, उसके बाद फिर वो आपके सामने और डेटाबेस का नेम पहले लाइन पे ही आ जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस का नेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मोड प्राइवेट और इसी तरह आपने लिखना है मोड अंडरस्कोर प्राइवेट कैपिटल में और नल स्मॉल में। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखो कि यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल और कॉन्टैक्ट, इनके लिए हमने जो एडिट टेक्स्ट बनाए थे उनके आईडीज़ को फाइंड करके तो इन वेरिएबल्स को हमने असाइन करवा दिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये उनके ही आपके पास जो है आईडीज़ हैं। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम अंडरस्कोर साइन अप, मतलब ये साइन अप की एक्टिविटी के अंदर यूज़र नेम का एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, और इसी तरह साइन अप के अंदर पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट है और ये कंफर्म पासवर्ड है एडिट टेक्स्ट और ये ईमेल का एडिट टेक्स्ट है और ये सेल नंबर का एडिट टेक्स्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है। तो उसके लिए हमने एक रजिस्टर यूज़र का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो ये फंक्शन कॉल कैसे होता है, जब आप इस रजिस्टर या साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ऑन क्लिक का जो इवेंट है इसको हमने रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है उसका नेम हमने यहाँ पे इसको पास किया हुआ है। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है ये कॉल होता है। ये कॉल होने से ये आपकी एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको सारा हमने लिखा हुआ है, तो इसका फिर एग्जीक्यूट होता है कोड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल्स बनाए हैं।
ये हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स 4-5 बनाए जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं उनके लिए ही, मतलब उनका डेटा लेके हमने इन स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाया। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया यूएन मीन यूज़र नेम, और उसमें हमने क्या किया, यूज़र नेम या यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट, जो यूज़र नेम का हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था या एडिट टेक्स्ट था, उसका टेक्स्ट हमने गेट करके तो यूएन वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखो ना डॉट टू स्ट्रिंग भी आपको नज़र आ रहा है। तो डॉट टू स्ट्रिंग हमने इसलिए यूज़ किया ताकि इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ था, जो भी डेटा हमने गेट किया है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। जब भी आपको टू नज़र आएगा ना, टू स्ट्रिंग, टू इंट, टू बूल, टू चार, टू डबल, टू फ्लोट, तो ये टू जब भी आपको नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था उसको हम स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबके साथ आपको ये स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, तो ये इसका मकसद सिर्फ यही है कि इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे गेट हो। तो इसी तरह पासवर्ड का जो डेटा था, जो टेक्स्ट बॉक्स था, उससे डेटा गेट करके हमने पीएस मीन्स कन्फर्म पासवर्ड के वेरिएबल में हमने डाल दिया। और उसके बाद जो कंफर्म पासवर्ड का जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था या एडिट टेक्स्ट था, उसका हमने डेटा गेट करके तो सीपी यानी कंफर्म पासवर्ड के वेरिएबल में डाल दिया। और कॉन्टैक्ट का जो डेटा हमने गेट किया या टेक्स्ट जो गेट किया, उसको हमने सी एन टी मीन्स कॉन्टैक्ट के वेरिएबल में डाल दिया। और इसी तरह ईमेल के वेरिएबल में ईएम का जो वेरिएबल हमने बनाया, उसमें हमने ईमेल का टेक्स्ट गेट करके तो इस वेरिएबल में डाल दिया। ये यहाँ पे हमने वेरिएबल इसलिए बनाया ताकि हमें यहाँ पे जब हमने वैलिडेट कर रहे हैं इनको, तो जब हम इसको चेक कर रहे हैं कोई डेटा, कोई फील्ड एम्प्टी ना हो, तो इसके लिए हमें ये कोड लेंथ ही ना हो। तो अगर हम ये वेरिएबल ना बनाते, ये ही यूज़ करते ना, तो ये इतना लंबा हो जाना था और इसके साथ फिर इज़ एम्प्टी का फंक्शन भी यूज़ होना था। तो ये एक ही जो आपको इतनी लाइन, थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही है, ये आपको हो सकता है 3 गुना बड़ी लाइन नज़र आ जाती है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे ही इसके जो वेरिएबल्स हैं वो बना लिए और उन वेरिएबल में हमने डेटा डाल दिया इसका गेट करके। तो उसके बाद फिर हमने इन वेरिएबल्स को यूज़ किया। इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ की, इफ़ un डॉट इज़ एम्प्टी, अगर तो यूज़र नेम का जो वेरिएबल है ये एम्प्टी है, मतलब यूज़र नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो एडिट टेक्स्ट है उसमें डेटा नहीं डाला, एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी, मतलब वो पूछ रहा है कि इज़ एम्प्टी है, तो ये बूलियन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब एम्प्टी होगा तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारे पास ये वाला मैसेज शो होगा, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। अब इसके बाद हमने ये और ऑपरेटर लगाया हुआ है, और ऑपरेटर, ठीक है। और फिर हमने चेक किया कि अगर पासवर्ड एम्प्टी है, और फिर और करके हमने कंफर्म पासवर्ड, फिर और करके कॉन्टैक्ट, और फिर और करके ईमेल। तो हमने ये चेक किया है कि ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, कंफर्म पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, इनमें से कोई एक भी एम्प्टी होगा तो ये मैसेज हमें शो होगा। अगर सारे फील्ड होंगे ये फील्ड, तो फिर ये मैसेज शो नहीं होगा, फिर हमें यहाँ पे कंट्रोल ले आएगा। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक ये कर रहे हैं कि इफ़ ps डॉट कंपेयर टू, अगर पासवर्ड जो है वो उसको हम कंपेयर करें कंफर्म पासवर्ड के साथ और वो 0 के इक्वल ना हो, मतलब अगर वो एक दूसरे के कंपेयर करने से एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो फिर क्या हो, फिर वो हमें फिर हम उसको ये मैसेज शो करवाएं कि जी पासवर्ड जो है वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है या उसको मैच नहीं कर रहा। तो ये वाला आपको जो मैसेज है ये शो होगा, ठीक है। अगर आपका कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों सेम है तो फिर, और सारे फील्ड्स आपने फील्ड भी किए हुए हैं, तो फिर आपको ये एल्स स्टेटमेंट में ले आएगा। और यहाँ पे हमने अपनी एसएल क्यूरी जो है वो लिखी हुई है और अपना जो यूज़र को रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूरी में स्ट्रिंग टाइप, हमने यहाँ पे एक क्यूरी वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में हमने ये क्यूरी जो स्ट्रिंग है ये स्टोर करवा दी। ये क्या है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूजर्स के टेबल, यूज़र्स के टेबल में इंसर्ट करो किन किन कॉलम्स के अंदर, यूज़र नेम का कॉलम, पासवर्ड का कॉलम, कॉन्टैक्ट का कॉलम और ईमेल का कॉलम, ठीक है। इन कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट करो। यहाँ पे आप देखो कि कंफर्म पासवर्ड का
कॉलम नहीं हमने बनाया। कंफर्म पासवर्ड का कॉलम हमने डेटाबेस में हमें ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यूज़र को कंफर्म करवाने के लिए कि उसका पासवर्ड जो है, जो उसने पासवर्ड डाला है वो वही है जो उसने रीटाइप किया है। तो जस्ट उसको कंफर्म करने के लिए हमने वो कंफर्म पासवर्ड का जो एडिट टेक्स्ट है वो वहाँ पे यूज़ किया, उसको हमने डेटाबेस में नहीं डालना होता, इसलिए हम उसका डेटाबेस में कंफर्म पासवर्ड का कॉलम नहीं बनाते। ठीक है, तो इन कॉलम्स के अंदर डेटा डालो। कहाँ से वैल्यूज़ लेगा? वैल्यूज़ वो लेगा यूएन, ये वाला यूएन, ठीक है, ये इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ था यूएन, और फिर पास इन इन वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ था ये डेटा आप लेके, तो हम यूज़र नेम के कॉलम में यूएन का डेटा डालेंगे और इसी तरह पासवर्ड के कॉलम में पीएस का डेटा डालेंगे, और कॉन्टैक्ट के अंदर सीएनटी और ईमेल के अंदर ईएम का डेटा हम इसको इंसर्ट करवा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम सिलेक्ट के अलावा कोई भी क्यूरी यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एसक्यूएल का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप देखो डीबी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डीबी हमारा डेटाबेस है, तो डीबी आप लिखेंगे तो तब आप एग्जैक्ट एसक्यूएल का फंक्शन यूज़ कर सकेंगे, db.execSQL, और इसको फिर हमने अपनी जो क्यूरी थी वो प्रोवाइड कर दी, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर देगा। क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद ये फिर हमें टोस्ट मैसेज शो करवा देगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है, और उसके बाद फिर हमें ये ट्रांसफ़र कर देगा लॉगिन एक्टिविटी पे। किस एक्टिविटी पे? ये जिस एक्टिविटी का हमने यहाँ पे नाम दिया, तो यहाँ पे हमने लॉगिन एक्टिविटी का नाम दिया, तो वो फिर हमें लॉगिन एक्टिविटी पे ले जाएगा। मतलब लॉगिन एक्टिविटी फिर हमारे सामने आ जाएगी जो ही हम हमारी ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे हमें लॉगिन पे ले जाएगा। तो ये इस तरह आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो रही है, वो उसका डेटा आपका रजिस्ट्रेशन यूज़र्स के टेबल के अंदर आप इंसर्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये लॉगिन का पेज भी हो गया, और आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है रजिस्ट्रेशन का पेज ये भी हो गया। फिर अगर आप नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हम इस पे लॉगिन करें। मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन नेम डालता हूँ और पासवर्ड मैंने गलत डाला है, ठीक है, और लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैसेज नजर आएगा इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी पे नहीं लेके गया। अब मैं पासवर्ड इसका ठीक डालता हूँ। जब मैंने पासवर्ड इसका ठीक डाला, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन हो गया, और उसके बाद उसने हमें होम स्क्रीन जो इसकी है वो शो करवाई। होम स्क्रीन पे हमने 4 बटन बनाए हैं, ऐड बजट, ऐड टेक्स्ट, ऐड एक्सपेंस, एक्सपेंस स्टेटस और बजट स्टेटस। तो ये आपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि ये 4 बटन कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। ये मेन एक्टिविटी है हमारे पास, यहाँ पे देखें, और इसके अंदर ये 4 अदद बटन्स बने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इन बटन्स के साथ एक एक हमने जो हमारा मेथड है एक्टिविटी को कॉल करने का वो एक एक इसके साथ अटैच करवाया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऑन क्लिक, इनके ऑन क्लिक पे हमने वो फंक्शंस अटैच करवाए हुए हैं। यहाँ पे देखें ऑन क्लिक, इस बटन के ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, बजट बटन अंडरस्कोर क्लिक, जो बजट का बटन हमने क्लिक करेंगे तो उसका जो फंक्शन है वो कॉल होगा। इसी तरह एक्सपेंस का बटन जो है वो क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस बटन अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन कॉल होगा। और फिर यहाँ पे देखें बजट स्टेटस बटन अंडरस्कोर क्लिक, और बजट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंस फंक्शन कॉल होगा। और एक्सपेंस स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस स्टेटस बटन अंडरस्कोर क्लिक, तो ये एक्सपेंस स्टेटस का बटन जो फंक्शन है वो कॉल होगा। अब ये हमारे पास एक्टिविटी मेन है, ठीक है। अब मेन एक्टिविटी का जो जावा फाइल है वो हम खोलते हैं, तो वहाँ पे हमें 4 अदद फंक्शंस नज़र आएंगे, और इसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये 4 फंक्शन हमने लिखे हैं और चारों बटन के साथ जिनको हमने अटैच किया है। पहला बटन है बजट बटन, और इसके साथ हमने जब इसको कॉल करेंगे तो हमें ऐड बजट की एक्टिविटी जो है वो हमारे सामने आएगी। और इसी तरह एक्सपेंस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस एक्टिविटी जो है हमारे पास यहाँ पे देखें एक्सपेंस एक्टिविटी हमारे सामने आएगी। और इसी तरह बजट स्टेटस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बजट स्टेटस की एक्टिविटी हमारे सामने आएगी। और ऐसे ही एक्सपेंस स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस स्टेटस की एक्टिविटी हमारे सामने आएगी। तो ये इस तरह इसकी जो आप यहाँ पे देखें, मैं ऐड बजट पे क्लिक करता हूँ तो ऐड बजट वाली जो एक्टिविटी है हमारे सामने वो ही आ रही है। तो अब हम चलते हैं कि
ऐड बजट पे हम क्लिक करें तो हमारे सामने जो ऐड बजट की एक्टिविटी आ रही है, तो ऐड बजट से हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60,000 जो बजट मैंने इंसर्ट किया, इसको मैं ऐड बजट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बजट अमाउंट एडिड। तो ये कैसे हो रही है, ये भी सिंपल ऐसे ही है, इंसर्ट की एक क्यूरी लगी है। तो हम चलते हैं अब इसके ऐड बजट के लेआउट पे, ठीक है, ऐड बजट, और ये आपके सामने ऐड बजट की लेआउट आ गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी हम ऐड बजट एक्टिविटी ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी आपको यहाँ तक वही कोड मिलेगा, जस्ट यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की जो नेम है वो हमने यहाँ पे चेंज किया है, और यहाँ पे भी आपको डेटाबेस ओपन करने को वही एक लाइन, सेम लाइन मिलेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और वैसे ही हमने यहाँ पे जो टी अमाउंट का जो एक एडिट टेक्स्ट है उसका आईडी हमने यहाँ पे इसको दे दिया। जो आईडी हम जो एडिट टेक्स्ट हम वहाँ पे बजट अमाउंट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका आईडी हमने यहाँ पे दिया, और उसको टी अमाउंट के नाम से हमने डिक्लेयर किया। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एम्प्टी है, तो ये बजट का जो फील्ड है ये एम्प्टी है, तो मैं इसको ऐड बजट करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे मैसेज देगा प्लीज़ एंटर अमाउंट। तो यहाँ पे आप कुछ अमाउंट डालेंगे तो तब भी वो एंटर करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखो कि ऐड बजट बटन, तो यहाँ पे ऐड बजट बटन के क्लिक पे हमने जो ऑन क्लिक का जो इवेंट है उस पर हमने फंक्शन जो यूज़ किया है वो आपको वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका फंक्शन। तो आप भी ऐसे ही इसका फंक्शन फाइंड करेंगे कि इस पे कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है। ऐड बजट बटन अंडरस्कोर क्लिक, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही बटन है तो इसलिए यहाँ पे एक ही हमारे पास फंक्शन है। तो ये ऐड बजट बटन अंडरस्कोर क्लिक का फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके अंदर हमने देखें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, इफ़ टी अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे एक इवेंट को, एक फील्ड को चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी है कि नहीं, तो इतना हमें लेंथी करना पड़ा। तो जो कि हमने पिछले एक्टिविटी में, रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी में, इसको ब्रेक करके दो जो फॉर्मेट थे उनमें लिख लिया था। एक में हमने, एक वेरिएबल में हमने इसका इतना कोड कॉपी करके, तो इतना कोड जो था वो यूज़ करके एक वेरिएबल में डाल लिया था। फिर उस वेरिएबल के साथ हमने डॉट इज़ एम्प्टी यूज़ किया था, तो हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो था वो हमने रिसीव कर लिया था। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास क्योंकि एक ही एडिट टेक्स्ट है उसको ही हमने जस्ट चेक करना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट इसी तरह ही हम यूज़ कर रहे हैं, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो लाइन है, ये जो कोड की लाइन है, इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है ये ज़्यादा लंबी हमें नज़र ना आए। ज़्यादा लंबी होगी तो वो फिर कम्प्लेक्स हो जाती है, वो समझनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही हमारे पास एडिट टेक्स्ट है इसलिए हमने यहाँ पे एक ही लाइन में इसको लिख लिया है, इसको हमने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे अब अगर हम अमाउंट नहीं डालेंगे, टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी होगा, तो फिर क्या होगा, प्लीज़ एंटर अमाउंट का जो मैसेज है वो हमें टोस्ट मैसेज जो है वो शो होगा। और अगर हम अमाउंट डालेंगे तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जस्ट एक सिंगल इंसर्ट की क्यूरी यूज़ किया और उसको हमने एग्जीक्यूट किया। इंसर्ट की क्यूरी में क्या है, इंसर्ट इनटू बजट टेबल, बजट टेबल के अंदर इंसर्ट करो डेटा, किस कॉलम के अंदर, बजट अमाउंट के अंदर, और वैल्यू उसकी कहाँ से लेनी है, ईटी अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट, जो ये ईटी अमाउंट था ये वाला, ठीक है, ईटी अमाउंट जिसको हमने आईडी पास किया हुआ है एडिट टेक्स्ट बजट अमाउंट का, उससे आप वैल्यू लोगे, गेट टेक्स्ट उससे करोगे और उसको फिर बजट अमाउंट में इंसर्ट करवा देंगे। और फिर हमने जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे एग्जैक्ट एसक्यूएल के फंक्शन के थ्रू, तो ये हमारी जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने, क्योंकि टोस्ट मैसेज शो करवाया है, तो उसका जो मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे वही मैसेज हमें नज़र आ जाएगा। वो मैसेज हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने बजट अमाउंट इंसर्ट करवाई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बजट अमाउंट इन एंटर्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ईटी अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट, जो हमारे पास ये ईटी अमाउंट का एडिट टेक्स्ट था, उसको हमने कहा कि जी इसका जो टेक्स्ट है वो सेट करे, मतलब इस पे जो टेक्स्ट है वो लिखे, और टेक्स्ट क्या लिखे, नल, मतलब उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एम्प्टी करवा दे। मतलब ये जो ईटी अमाउंट वाला एडिट टेक्स्ट है उसको एम्प्टी करवाने के लिए हम यहाँ पे ये लाइन लिख रहे हैं, डॉट सेट टेक्स्ट नल, ठीक है, मतलब उसका जो टेक्स्ट है वो नल सेट कर दे।
तो ये इतना था इसका ऐड बजट अमाउंट का जो फी जो उसका एक्टिविटी थी, ये इतनी सी इसकी एक्टिविटी थी। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, एक इसमें फील्ड था। तो ये इस तरह ये एक्टिविटी काम कर रही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो ऐड एक्सपेंस वाली एक्टिविटी है वो कैसे काम करती है। जो ही हम ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी खुलेगी जिसके अंदर 4 बटन हैं एक वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे उसके अगेंस्ट फिर वो उसका जो एक्सपेंस है वो हम ऐड कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सपेंस कैटेगरी पे। तो यहाँ पे हम इसका जो लेआउट है वो खोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी लेआउट है एक्सपेंसेस, एक्टिविटी अंडरस्कोर एक्सपेंस। इस पे ओपन करेंगे इसको तो ये आपको इसके चारों बटन्स इस तरह नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद एक्सपेंस एक्टिविटी ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये 4 बटन ही नज़र आएंगे। और इन चारों बटन्स की जो आपको 4 फंक्शन नज़र आएंगे। हर बटन के लिए एक फंक्शन है, जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसका वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके एग्जीक्यूशन पे हमारी जो ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी है वो ओपन होगी। तो जिस तरह आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप बटन्स पे क्लिक करके सिंगल क्लिक करना है आपने, डबल क्लिक करेंगे तो वो कोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके ऑन क्लिक इवेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो वहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ, होम बटन अंडरस्कोर क्लिक। होम के बटन पे होम बटन अंडरस्कोर क्लिक, इसी तरह एजुकेशन पे एजुकेशन बटन अंडरस्कोर क्लिक, और इसी तरह चारों बटन्स का हमने फंक्शन क्रिएट किया। तो वो फंक्शन आपको यहाँ पे इस जावा फाइल में नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो पहला होम बटन अंडरस्कोर क्लिक का जो फंक्शन है इसमें हमने क्या किया है, इसमें भी हमने उसी तरह इंटेंट एक क्रिएट किया है और उस इंटेंट को हमने ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी डॉट क्लास, एक्सपेंस एक्टिविटी को ऐड करने के लिए जो हमने एक्टिविटी जो बनाई थी एक्सपेंसेस को ऐड करने के लिए उसको हमने कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा इसके साथ ट्रिक खेला है। ट्रिक ये खेला है कि क्योंकि हम होम के बटन को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो कैटेगरी है वो हमने डाल दी यहाँ पे होम, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है हमारे पास, ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट है। आई डॉट पुट एक्स्ट्रा, जब हमने इंटेंट के साथ जब हम किसी और एक्टिविटी पे मूव करना चाहें और उसके साथ कुछ थोड़ा सा डेटा भी ट्रांसफ़र करना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। तो पुट एक्स्ट्रा वाला फंक्शन हम यूज़ करते हैं। पुट एक्स्ट्रा के फंक्शन में उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो यहाँ पे ये उसकी की होती है और दूसरा यहाँ पे उसकी जो डेटा हमने ट्रांसफ़र करना है वो डेटा हम यहाँ पे डालते हैं। तो इसकी की हमने रखी है कैटेगरी। ये की जो है ये चारों फंक्शन में सेम ही हमने रखी है, ठीक है। सेम रखेंगे तो तब हमारा ये काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। और ये जो डेटा है ये डेटा हमने डिफरेंट रखा है चारों फंक्शन के अंदर। मतलब ये डेटा क्या है, ये जो कैटेगरी है हमारी एक्सपेंस की वो हमने यहाँ पे उसका नाम डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये होम एक्सपेंस का कैटेगरी का बजट बटन था तो इसके अंदर हमने जो इसकी वैल्यू डाली है अपने कैटेगरी की वो होम रखी है। और इसी तरह एजुकेशन का जो बटन जब हम क्लिक करें तो इसकी जो कैटेगरी का नेम ट्रांसफ़र हो वो एजुकेशन हो, और इसी तरह ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग और मिसलेनियस पे मिसलेनियस हमने कैटेगरी का नेम डाल दिया। और उसके बाद फिर आई पुट एक्स्ट्रा, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा के बाद फिर हमने स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन कॉल किया। तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होने से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हमारी जो एक्टिविटी थी ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी की जो क्लास फाइल थी वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो एक्सपेंस ऐड एक्सपेंस की जो लेआउट है, जो उसकी फ़ाइल है वो हमें नज़र आएगी। और उसके बाद फिर उसके ऊपर हमें जो कैटेगरी थी वो भी वही नज़र आएगी जो हमने जिस बटन पे हमने क्लिक किया होगा। और इसके बाद फॉर एग्जांपल हम होम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो हम होम बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो होम बटन पे क्लिक करने से एक्सपेंस कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे देखें होम आ रही है। तो ये वो होम यही आ रही है, एक्सपेंस कैटेगरी जो हमने यहाँ से ट्रांसफ़र की थी होम बटन पे क्लिक करने से होम आए तो यहाँ पे होम ही आ रही है। और इसी तरह हम किसी और ट्रैवलिंग पे फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो ट्रैवलिंग पे जब हमने क्लिक किया तो इसके अंदर ये देखें ये वाला ट्रैवलिंग का जो फंक्शन है ये कॉल हुआ। तो ट्रैवलिंग के फंक्शन कॉल होने से हमारे पास जो
कैटेगरी है वो ट्रैवलिंग आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे देखें वो ट्रैवलिंग ही आ रही है, ये देखें एक्सपेंस कैटेगरी ट्रैवलिंग ही आ रही है। और यहाँ पे हम जो इसकी डिटेल डालेंगे वो, और ऐड एक्सपेंस के बटन पे क्लिक करेंगे तो वही डिटेल डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये ऐड एक्सपेंस फिर हम कैसे कर रहे हैं। ये तो हमें पता चल गया कि कैटेगरीज हम कैसे, कैटेगरी का नेम हम कैसे दूसरी जो ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी है वो कैसे हम उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उस पर कैसे हम सेंड कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी है, ये लेआउट इसकी हमने खोली और इसकी लेआउट पे आप इसको जूम टू फिट कर लें और यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। ये आपको एडिट टेक्स्ट की बजाय ये हमने एक लेबल डाला हुआ है, ठीक है, या एक आप समझ लें कि टेक्स्ट व्यू है जिस पे हमने लिखा हुआ है एक्सपेंस कैटेगरी, मतलब ये आपको जो नज़र आ रहा है ये, ठीक है, ये एक्सपेंस कैटेगरी, ये हमारा एडिट टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद नीचे हमने यहाँ पे एक अदद टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट हमने डाला है, या टेक्स्ट बॉक्स जिसको हम कहते हैं इसके और इसको हमने क्या किया है, इसको एनेबल्ड फॉल्स किया हुआ है हमने इसको एनेबल नहीं किया हुआ। ठीक है, ये एनेबल इसलिए नहीं किया ताकि ये रीड ओनली रहे, या इसको हमने रीड ओनली वहाँ पे रखा हुआ है और ताकि ये इसको कोई बंदा एडिट ना कर सके, क्योंकि इसको हमने फिक्स रखवाना था कैटेगरी को, क्योंकि हमने वहाँ पे कैटेगरी जो है वो बटन उनके बनाए हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे वही कैटेगरी आपकी शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको फिक्स रखवा दिया और इसको हमने रीड ओनली कर दिया। और इसी तरह ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट बाकी डेट, डिटेल और अमाउंट के हैं, और ये ऐड एक्सपेंस का बटन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड एक्सपेंस का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे ऐड एक्सपेंस का फंक्शन है वही, उसी तरह जिस तरह हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन का काम किया था उसी तरह ये भी काम सेम वही आप समझ लें। तो हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया, जस्ट एक इसमें चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, जो एक्स्ट्रा इसमें है वो क्या है, वो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने एक कैट के नाम से बनाया। कैट मीन्स कैटेगरी, कैट वो बिल्ली वाला कैट नहीं है, ये यहाँ पे कैटेगरी वाला कैट है। तो इसमें भी हमने क्या किया है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल जिसका नाम हमने कैट रखा है, और इसी तरह एडिट टेक्स्ट के ये 4 हमने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने इनके आईडीज़ के थ्रू इनको फाइंड कर लिया है और डेटाबेस को यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। और उसके बाद ये कैट का जो वेरिएबल है इसको हमने वैल्यू असाइन की है, कौन सी, गेट इंटेंट। यहाँ पे हम अगर आप देखें तो ये एक्सपेंस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, इंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पुट की थी हमने, तो वही एक्स्ट्रा चीज़ अब हमने गेट करनी है। कैसे गेट करेंगे, गेट इंटेंट का मेथड यूज़ करके डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, वहाँ पे हमने किया था पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम करेंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। स्ट्रिंग टाइप डेटा था और उसको हम गेट कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा डेटा को हम गेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने उसका जो की रखी थी वो रखी थी कैटेगरी। यहाँ पे देखो चारों में जो उसकी की थी वो कैटेगरी है, ठीक है। सेम की जो है ना वो चेंज नहीं होती, जो उसका डेटा है वो चेंज होता है। डेटा देखो यहाँ पे ये चेंज है, ठीक है, चारों में, और जो की है ये सेम है। तो यहाँ पे हमने यही की उसको देंगे तो उसकी के अगेंस्ट हमें जो भी डेटा वहाँ से आएगा वो हमें गेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो की हमने वो क्या दी है, कैटेगरी ही। तो अगर यूज़र होम पे क्लिक करेगा तो इस कैटेगरी के थ्रू जो डेटा आएगा वो इस कैट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर होम पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे होम स्टोर हो जाएगा। अगर ट्रैवलिंग पे क्लिक किया होगा उसने तो यहाँ पे ट्रैवलिंग स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने ईटी कैटेगरी डॉट सेट टेक्स्ट, और जो हमारे पास कैटेगरी का एडिट टेक्स्ट है उस पे हमने टेक्स्ट सेट कर दिया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा दिया। कौन सा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें हमने गेट किया है इंटेंट से, ठीक है, जो पिछली एक्टिविटी से हमें जो डेटा मिला है उसको हमने गेट करके तो इस कैट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। और वही कैट वेरिएबल जो है हमने कैटेगरी के एडिट टेक्स्ट को सप्लाई किया है ताकि वो हमें जो भी टेक्स्ट गेट हुआ है वो हमें डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। जस्ट इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी यहाँ पे भी देखो हमने ई टी अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी, यहाँ तक हमने ये
सिर्फ ईटी अमाउंट को चेक किया है कि वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो फिर क्या करेगा, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। फिर हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है, और इसी तरह ई डेट को हमने चेक किया कि ये एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। फिर एक्सपेंस को हमने, ये तीनों फील्ड्स को हमने चेक किया कि इनमें से कोई एक भी एम्प्टी है कि नहीं। अगर कोई एक भी एम्प्टी है तो फिर ये क्या करेगा, ये वाला मैसेज हमें शो करवाएगा। अगर कोई भी एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर ये एल्स स्टेटमेंट में जाएगा और इसकी जो स्टेटमेंट्स, इसकी जो बॉडी लिखी है एल्स की, वो एग्जीक्यूट करेगा। और इसमें हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई है, इंसर्ट इनटू एक्सपेंस टेबल, और कैटेगरी एक्सपेंस अमाउंट और यहाँ पे एक्सपेंस डेट, ये 4 कॉलम्स जो हैं इनके अंदर डेटा डाले। और इनमें डेटा डालने के लिए वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ईटी कैटेगरी डॉट गेट टेक्स्ट, ईटी कैटेगरी से टेक्स्ट ले, फिर और ईटी एक्सपेंस, ईटी मींस एडिट टेक्स्ट, और एक्सपेंस का एडिट टेक्स्ट, और फिर अमाउंट का एडिट टेक्स्ट, और अमाउंट डेट का एडिट टेक्स्ट के टेक्स्ट लेके या उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लेके तो इन चारों कॉलम्स के अंदर डाल देगा इसी सीक्वेंस से। जिस तरह ये सीक्वेंस है कॉलम्स का, उसी तरह आपके पास ये वैल्यूज़ का सीक्वेंस भी होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने इस क्यूरी, जो हमने ऊपर क्यूरी लिखी थी, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए exec SQL का फंक्शन यूज़ किया। क्योंकि हमने यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी यूज़ की है, इसलिए हमें यहाँ पे exec SQL की यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन। अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी यूज़ की होती, हम डेटा सेलेक्ट कर रहे होते, तो फिर हमें रा क्यूरी का जो फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ना था। और फिर हमने यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो करवा दिया, और टोस्ट मैसेज शो करवाने के बाद ये तीनों जो हमारे एडिट टेक्स्ट हैं उनको हमने एम्प्टी करवा दिया। एम्प्टी करवाने के लिए डॉट सेट टेक्स्ट, और उसको हम नल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो एक्सपेंस है वो इंसर्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बाकी जो इसका काम रह गया है, जो ग्राफ का काम है, अब 2 ही चीज़ें इसकी नेक्स्ट रह गई हैं, ये दोनों ही ग्राफ रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उन ग्राफ्स पे डिटेल से बात करेंगे और उनको देखेंगे कि इन ग्राफ्स पे कैसे हम काम कर रहे हैं, हम एपी कैसे यूज़ कर रहे हैं, और इनको हम क्यूरीज कैसे यूज़ कर रहे हैं, और ये ग्राफ कैसे शो हो रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करें और इसको मज़ीद डिटेल में आप वीडियो को देखें, और जो आपको क्वेश्चन जहन में आता है वो क्वेश्चन आप लिख के रख लें, और एक ही दफ़ा क्वेश्चन आप पूछ लें, तो वो आई थिंक बेहतर होगा। बार बार क्वेश्चन करने से आपको भी कुछ चीज़ें भूल जाएंगी, कुछ याद रह जाएंगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।